प्रधान जो चेयरमैन जिला परिषद है, बहन कांता देवी पूर्व मंत्री, डॉक्टर राकेश जो यहाँ के प्रत्याशी रहे अपने, अभी मंच संचालक भी ये कर रहे हैं मंच संचालक। मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे दाइयों भी जो नेतागण बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें, पत्रकार छायाकार मित्रों, थोड़ा मौसम खराब हुआ, इंद्र देवता ने थोड़ा सा करवट बदली है, पता नहीं कितने समय में ये बारिश भी आ सकती है। एक कार्यक्रम में और भी मुझे जाना है, लेकिन आपका स्नेह जो है यहाँ बुला करके ले आया, वरना तो होना ही मौसम खराब हो गया था। मित्रों, इस चुनावी सभा में बहुत सी बातें हो गई हैं और चंद बातें आपके सामने मुझे रखनी है। उसमें सबसे पहला विषय ये है कि जब से चुनाव घोषित हुए हैं, 7 चरणों का चुनाव है, दूसरे चरण का आज मतदान हो गया है। बहुत अच्छा मतदान हुआ है, दोनों जगह के बहुत ही अच्छे परिणाम जो है वो लोगों की ओर से हमको शायद आए हैं। अपना जो चुनाव है ये 6ठे चरण का है, 25 मई का। जब चुनाव घोषित हुए तभी से कांग्रेस की बौखलाहट ये सामने आनी शुरू हो गई, और उस बौखलाहट में उसका कारण ये है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए हैं, वो अपने 50-60 साल के शासन में भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उनको उस प्रकार की ना तो कभी समझ रही, ना उनके मन में कभी पीड़ा रही, जनता से जुड़ करके तो कभी रहे नहीं, ऊपर हवा में उड़ते रहे राजघरानों के सब नेता, और उनको कोई आम जनता से फिक्र नहीं। बड़े बड़े चुटकुले चलते रहे कि चने का पेड़ कितना बड़ा होता है, मूड़ी की लंबाई कितने फुट होती है, ऐसे किस्से होते हैं। और संस्कार के बारे में देखें तो उनके अंदर संस्कार भी नहीं है। जो बोलते हैं तो ना बड़े की छोटे की शर्म करते, जो मन में आया वो बोल देते हैं। पिछले दिनों में 2 दिन पहले राहुल गांधी ने यानी ऐसी टिप्पणियां की हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि देश की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है। जैसे घर में परिवार में भी, अब एक कुटुंब में भी आदमी छोटे बड़े यानी थोड़ा लिहाज नहीं करता, आदर करता, उनके मन में कहीं आदर करने का भाव नहीं है। अब ऐसे ही माता पिता ने या जिस परिवार में उनके संस्कार हुए, न तो वो संस्कारित है, और मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई में बड़े कमजोर है, हिसाब किताब भी नहीं आता है। मैं उसके 2 उदाहरण बताऊंगा। इस बौखलाहट में उन्होंने अपने एक घोषणा पत्र का भी जिक्र किया है। हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और महान जैसे झूठ बोला जाता, झूठ का पुलिंदा, वो उसका घोषणा पत्र है। पहला झूठ उन्होंने बोला क्या गरीबी हटाएंगे। बात बड़ी अच्छी लगती है, गरीबी हटाएंगे, लेकिन कितने साल से बोल रहे हैं उन्हें गरीबी हटाएंगे। अगर बड़े बुजुर्ग को इसको ध्यान में हो, 1970 का चुनाव उन्होंने इसी नारे पर लिया, और इस नारे पर जनता को देश को बनाया था, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। लेकिन इतने सालों के बाद उनको दोबारा से कहना पड़ रहा है गरीबी हटाएंगे, तो कम से कम इस 10 साल में गरीबी आई नहीं, गरीबी तो नहीं की देन। उस देन के कारण से ये महासरासर झूठ। अगला झूठ, हम हर गरीब परिवार के खाते में 1 लाख रुपया डालेंगे, 1 लाख रुपया डालेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम हर परिवार को 1 लाख रुपए की कमाई का, और उसको इस लेवल पर लेकर के आएंगे कि उसके परिवार की महिला भी अगर काम करना चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको 8, 10, 12 हजार में महीने की आमदन हो जाए, ऐसे काम करके उनको लोन देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उनको काम सिखाएंगे। वो कोई उत्पाद बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, छोटी बड़ी चीजें बनाते हैं, उनको बाजार लेके देंगे, उस बाजार में बिक्री कर सके। ये सब तो करने के लिए मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अपनी बहनों को लखपति बनाएंगे, अपनी बहनों को ड्रोन पायलट यानी ड्रोन दीदी ये बनाएंगे। वो जो ड्रोन अभी तो हम देखते हैं अपनी ब्याह शादियों में, फंक्शन में ऊपर फोटोग्राफी लेते हैं। मोदी ने कहा कि ड्रोन के माध्यम से हम खेतों में छिड़काव करेंगे दवाई का, छिड़काव करेंगे नैनो यूरिया का, और उसमें से चाहे सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, हमारी ड्रोन दीदियां ये कम से कम 10,000 15,000 रुपए एक महीना एक बहन कमाएगी। अब एक लाखों रुपया कमाई के माध्यम से उनको अपने पैरों पर खड़ा करना,
स्टैंडर्ड जैसी योजनाएं ये बनाई गई है, स्टार्टअप जैसी योजना ये बनाई गई है, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम आएंगे 1 लाख रुपया हर के खाते में डालेंगे। अब उन्होंने हिसाब का नहीं लगाया, इस 1 लाख रुपए से करोड़ों जो परिवार हैं, करोड़ों महिलाएं, करोड़ों गरीब आदमी, उनको अगर डालेंगे तो जो देश भर का बजट है, हमें से मालूम नहीं किसी को देश का बजट कितना है, कोई बता सकता हूँ उनकी आवाज में कि साल का अपना देश का बजट कितना है, बता दो भाई। 47 लाख करोड़ है। अगर ये 47 लाख करोड़ का हिसाब लगाएं, 1 लाख रुपया हर परिवार को देंगे तो भाई 47 करोड़ तो परिवार ही होंगे। अगर ये 47 करोड़ परिवारों को 1 लाख देना लग गया तो सारे का सारा बजट उसमें चला जाएगा, बाकी देश क्या करेगा? देश में तो हमारी सेना भी है, देश के अंदर हमारे रेलवे भी है, देश के अंदर दुनिया भर की और सेवाएं केंद्र सरकार को करनी पड़ती है। कहां से लाएंगे इस बजट को? अब इनको पूछने वाला कोई नहीं। बोल दिया, पिछले चुनाव में बोला था कि हम हर युवा को 72,000 रुपया उसके खाते में देंगे। अब जो तो आते तो है नहीं, आना भी नहीं है, जो बन दिया है बोल दो। तो कहावत है ना, 9 तेल होगा ना दाना। हम लोग कुल मिलाकर के प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान इससे दूर है। इस प्रकार का झूठ का पुलिंदा। एक तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि हम आएंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, एससी को आरक्षण देंगे और इस आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे और आरक्षण की सीमा में और नए वर्ग भी जोड़ेंगे। और नए वर्ग में कर्नाटक सरकार ने सबसे पहले इनका काम किया, कांग्रेस सरकार जब है उस समय का चला आ रहा है क्या कि सभी मुसलमानों को ओबीसी में जोड़ेंगे। देश के सभी मुसलमानों को ओबीसी में जोड़े लग गए तो फिर जो कुछ आरक्षण है जिनको मिलेगा मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा वो हाथ मिलते रह जाएंगे। देश के ऊपर इनके मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति के ऊपर ध्यान में जो धन के ऊपर सबसे पहला अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है। ये रिकॉर्ड में कहा हुआ, ये रिकॉर्ड में कहा हुआ। हम कहते हैं अल्पसंख्यकों क्यों है भाई? बहुसंख्यक जो है वो भी तो आखिर बहुतायत में है, अधिकार तो बराबर रहना चाहिए। और अगर पहला अधिकार किसी को मानना भी है तो मोदी जी ने कहा कि देश की धन संपत्ति के ऊपर पहला अधिकार किसका है? वो गरीब का। अब गरीब का तो समझ में आता है, ये जातिवाद के ऊपर खेलते रहे। मोदी ने कहा कि जिस जातिवाद पर ये खेलते हैं वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। हम भी जातिवाद को अगर मान उसका वर्गीकरण करेंगे तो 4 जातियां मोदी जी ने बनाई। मोदी ने कहा भी जा सकता है तो एक जाति को कह सकते हैं कि महिलाओं की जाति, एक जाति कह सकते हैं युवाओं की जाति, एक जाति कह सकते हो किसानों की जाति, एक जाति को कह सकते हो गरीब की जाति। इन 4 जातियों का उल्लेख उन्होंने किया कि अगर हम काम करेंगे तो इन 4 वर्गों को महत्व देकर के करेंगे। किसान के लिए भी करेंगे, युवाओं के लिए भी करेंगे, महिलाओं के लिए भी करेंगे, गरीबों के लिए भी करेंगे। गरीबों के लिए बहुत कामों का जो चर्चा हुई अभी कि गरीबों को बहुत कुछ दिया, गरीबों को राशन दिया, इलाज दिया, घर दिया, पानी दिया, बिजली दी, गर्म गैस दिया, गैस के सिलेंडर देने के बाद। और सर्वे ये बताता है कि पिछले 9-10 साल में 25 करोड़ देश के ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। क्यों उठे हैं? ये सब चीजों का लाभ उनको पहुंचाया। तो मित्रों, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का मतलब यह है कि उनको कोई ना कोई सुविधा, उनको काम का कोई अवसर दें, उनकी ट्रेनिंग कराएं, उनकी पढ़ाई कराएं बच्चों की, ताकि काम करें। 118 rupees received on Bharat Pay. लेकिन मुफ्त में देंगे, बिजली से बात नहीं करते। आदमी अपना कमा के खाए तो स्वाभिमानी बनता है, और किसी का मांगा है, किसी का दिया खाए, आदमी उतना बैठ जाता है। अगर झगड़ा लड़ाई में भी आपस में बहस हो जाती है तो हम भी कहते हैं ना, भले ही बहस में कह देते हैं कि तेरा के बाप का खाऊं अपना खाऊं, कहते कि नहीं कहते? ये तुम्हारा दिया नहीं खाता, अपना खाता हूं, अपना खाता हूं माने स्वाभिमानी आदमी हमेशा ये कहता है। तो हमको स्वाभिमानी बन के और अपना कमा के खाना चाहिए या मुफ्त का खाना चाहिए? बताओ भाई, कैसा रिजल्ट?
कमा के खाना। अब ये जो चाहे वो हालांकि यहाँ उसका रोल रहा नहीं है, केजरीवाल का कोई रोल नहीं रहा है, लेकिन कहता भी वो भी यही कहता है और यही ढंग ये पीटते हैं झूठ बोल बोल के और लोगों को कैसे भ्रमित किया गया। लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, लोगों ने तय कर लिया है कि हमको क्या करना है। इसलिए मित्रों, मैं चूंकि सारी बातें पहले से आ चुकी हैं, अब मुझे इतना ही कहना है कि इस झूठ के बोलने के बाद कांग्रेस के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना। विषय है इस एक सीट का, ये एक सीट पिछली बार अब बहुत कम मार्जिन से जीतने में सबको मालूम है। 10 में से यही एक सीट थी जो सबसे कम मार्जिन से जीती थी, मुझे लगता है शायद 7,000 से जीती। तो मित्रों 7,500 जो सीट जीती है, इस बार मोदी जी ने जो काम किए हैं और जो परिवर्तन हरियाणा सरकार के माध्यम से आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो नौकरियों की बात बताइए बिना पर्ची बिना खर्च, चाहे घर पे से ट्रांसफर हो जाते हैं, हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई खास करके अध्यापकों की। अध्यापक कोई पर्ची लेकर नहीं आता है, मेरा ट्रांसफर यहाँ से यहाँ कर दो। उसको बता रखा है कि जो स्थान को बढ़िया लगता है ऐसे 10-15 स्थान लिख दो और उसको कोई ना कोई एक स्थान मिल जाता है। 95% अध्यापक अपनी इस बात से खुश है कि हमारे मौके पर चले जाते हैं। हमने जो सेवाएं सरकार की हैं घर बैठे पहुंचाई हैं, पेंशन हो, राशन हो, आयुष्मान हो। आयुष्मान पहले तो 1,80 तक सबको दिया था, हालांकि केंद्र सरकार की योजना थी 1,20,000 की आम। हमने हरियाणा में 1,20,000 तक दिया कि हम इनको मानते हैं इनको मिलना चाहिए। बाद में आता है इसको थोड़ा सा इनको का लेवल बढ़ा दो, हमने उसको फिर 3 लाख तक दिया कि थोड़ी सी राशि 1,500 रुपया साल का लेके 5 लाख रुपए का फायदा आपको भी दे देंगे। लोग बहुत खुश हुए, सबने बढ़ा शुरू कर दिया। आखिर में आया कि इसे भी बढ़ा दो, हम इसकी जो प्रीमियम राशि को और ज्यादा दे सकते हैं। हमने 3 लाख से ऊपर कितनी ही आमदन हो, हमने कहा 5,000 का जमा करा, 5 लाख रुपए का फायदा होगा। और मोदी जी ने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि 70 साल 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा, कितनी आमदनों का सबका मामला होगा सरकार। पेंशन की बात आई, पेंशन हमारे बुजुर्ग भाई को ले रहे हैं, घर बैठे पेंशन मिलती है, घर बैठे पेंशन मिलती है बुजुर्गों को। एक पर्ची साइन कराते हैं, उनके अगले में पेंशन शुरू आती है। हमारी विधवा बहनों को मिलती है। हमारी एक बहन ने कहा कि देखो हमने दुर्भाग्य से अगर विधवा हो जाए, पति चला जाए तो बच्चों के पालन पोषण को मदद मिलती है, 3,000 मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी बहन की डेथ हो जाए और कोई जो भाई है उसके भी छोटे बच्चे उसको पालने पड़ जाए, उनको क्या कहते हैं जिसकी पत्नी हो जाए? विधुर। विधुर नहीं, विधुर हरियाणवी भाषा में और कहते हैं। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। हमने वो सोच करके उनकी पेंशन बांध दी, 3,000 का महीना उनको भी मिलेगा। और फिर ये विषय आया कि भाई किसी का ब्याह नहीं हो तो वो क्या करे? हमने कहा भाई 45 साल तक ब्याह नहीं होता तो उसकी भी नहीं होता। लोग कहने लगे तो आपने अपने लिए करा दी। मैंने कहा इनकम की लिमिट रखी है कि उसमें भी जो गरीब होगा जिसका ब्याह नहीं होगा उसी को मिलेगा, जो ठीक ठाक पैसे वाले हो उसको नहीं मिलेगा। और मेरी भाई आप लोगों के इस सारे सिस्टम में से 50,000 का पेंशन मिलती है, आज वो तो एक्स MLA होता वो पेंशन मिलती है, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं उस बात की। अब ये किस्सा सुनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा कि बोला भाई एक दिन 11-12 तारीख आई मार्च की, तो बिना किस्सा दिन आया, सूर्य से शाम तक पिक्चर चली और उस पिक्चर में मुख्यमंत्री बनना गया। अब ये कहानी ऐसी है, बहुत संक्षेप में बताता हूँ। मैंने अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लंबे टाइम तक कोई आदमी काम करता है तो अपने जीते जी अपने रहते रहते अगली पीढ़ी के आदमी को अपना काम सौंप देना चाहिए। जैसे किसान है, किसान अपने नौजवान बेटे को अपना हल्का था, किसान अपने बेटे को अपना
हल्का था, अपने सामने पकड़ा था, चल बेटा कूद कटवावे, साथ साथ चले, कभी फाड़ी ना लग जाए, कभी फाड़ी पैर में ना लग जाए। ऐसे ही कोई लोहार होता है, वो लोहार भी अपना औजार जो है अपने बेटे को पकड़ा देता है, रोने के बाद खाती है, वो अपना धंधा पकड़ा देता है, नाई अपना निर्णय उत्सव साथी पकड़ा देता है। जैसे कोई किसान, कोई मजदूर, दुकानदार की अपनी कड़वी तराजू वो अपने बेटों को पकड़ा के सिखा देता है। जितने खुशबू होते हैं अपने रहते रहते अपने अगली पीढ़ी को चीज पकड़ा देते हैं, उतनी खुशी भाइयों मुझे भी है, मुझे भी खुशी है। यही बात अगर कांग्रेस में होती, पहले तो जो कुर्सी मिल जाए उसको छोड़ता कोई नहीं, अपने आप को चिपका लेता फेविकोल से कि पूरी कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, कुर्सी छोड़ दे रही, वो कुर्सी को नहीं छोड़ता। और धक्के मार के दो बार काट भी दे, धक्के मार के दो बार काट भी दे, तो उसको बैठने की दर्जन आ जाए, दर्जन भर आदमी मैं बैठूंगा, और किसी का हाथ नहीं चला, कुर्सी खा लेंगे और भागे एक कान को पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, ये पकड़ा, 4 कान 10 आदमी पकड़ के उसने तोड़ देंगे, किसी काम किया में। भाइयों आप लोग कह रहे हैं, मैं वही बात मैं आपको कहने आया हूँ, वही बात मैं आपको कहने आया हूँ कि इस बार ये जो सपना उनका 1 सीट का बचा हुआ है, इसको चकनाचूर कर दो, इसको चकनाचूर। और ये जो सीट है, ये सीट पिछली बार को 7,500 से जीती है। इस बार भाइयों मेरी अपेक्षा है कि इस सीट हमको 75,000 वोट से जीतनी है, 75,000 वोट। ये बापू बेटा की लड़ाई जो चल रही है ना, इस बार खत्म ही कर दो, ये खत्म ही कर दो, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई पिछली बार दोनों लड़ गए थे, दोनों हार गए थे। इसका मतलब ये है कि बापू बेटे को जिताने वास्ते, बेटा बापू को जिताने वास्ते ये रह गया, इनकी पार्टी कहाँ गई? अगर पार्टी कहाँ गई इनकी? पार्टी नाम से कोई चीज नहीं है, ये अपने संगठन को, पार्टी को खड़ा ही नहीं कर पाए। जहाँ आपकी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक हरियाणा के 3.5 लाख कार्यकर्ता है जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके काम कर रहे हैं। उन 3.5 लाख में हमारे पन्ना प्रमुख भी हैं, हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, मंडल के कार्यकारिणी है, जिले की कार्यकारिणी है, प्रदेश की कार्यकारिणी है, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, इन सब का जो जाल हमारा है, नेटवर्क है, सबके सब मिलकर के एक आदमी अपने गली मोहल्ले में जाकर लोगों को कहा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए करना है। हमने डॉक्टर अरविंद शर्मा तो बनेंगे एमपी, लेकिन इनके लिए नहीं, ये वोट नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। और मोदी जी के बारे में जितनी बातें बताई गई है दोहराने की जरूरत नहीं है। एक ही बात कहूंगा, अगर इस देश का सम्मान बढ़ा है, इस देश को दुनिया के अंदर पहचान मिली है, ये देश बहुत नीचे के स्थान पर आज से 20 साल पहले था, अब ऊपर के 5 देशों में इस देश की गिनती होती है, ये केवल नरेंद्र मोदी के कारण। बहुत काम कर लिया 10 साल में, लेकिन भाइयों इससे ज्यादा काम करना भी बाकी है। 2047 का सपना है हमारा कि ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनना चाहिए। आने वाले इस 22 साल में हम 2047 के अंदर जिस दिन देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, 1947 में आजाद हुआ था, 2047 का सपना है कि ये देश दुनिया का सर्वोच्च सर्वोपरि ये देश बनना चाहिए। उसके लिए इस बार आगामी 400 की सीट का नारा जो हमारा है, इसको पार करते हैं। कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो अपने इस देश को विश्व गुरु न बना सके। देश को बनना चाहिए और उसके लिए आने वाली 25 मई को एक वोट कमल के निशान पर रोहतक लोकसभा में हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम से डाल करके हम इनको इस बार फिर से अपना नगर पार्लियामेंट बना करके उस 400 की सीट में अपने व्यक्ति पूरे करेंगे, हरियाणा की 10 सीटें जीतेंगे। यही निवेदन आपसे करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।